Hello everyone and welcome to the channel. So guys, this is the first session for your UPSC CSAT comprehension series, and in this series we'll be covering each and every session from the very scratch guys. तो guys ये आज हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जो कि आपके 2025 के यूपीएससी सीसेट एग्जाम के लिए होगी। तो इस सीरीज को सेव कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इस सीरीज में हम आपको कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर जितने भी लेक्चर्स हैं वो इस सीरीज में हम कवर करने वाले हैं फॉर द ईयर 2025। तो आज हम पहला लेक्चर हम शुरू करने वाले हैं फॉर आर कॉम्प्रिहेंशन पार्ट, जिसमें हम थोड़ी सी इंट्रोडक्शन समझेंगे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को या कॉम्प्रिहेंशन पार्ट को जब आपने टैकल करना है एग्जाम में तो उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है। सो बिफोर सी गाइज, बिफोर यू स्टार्ट अ रेस यू नीड टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर अ रेस, राइट। तो वो रेस की तो तब सोचेंगे जब आप पहले प्रिपेयर्ड होगे रेस के लिए। तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, दैट विल बी डिस्कसिंग टुडे in this session. So guys, don't forget to like the session, don't forget to subscribe to our channel if you are here for the first time. और अगर आपको इन सेशंस के पीडीएफ भी चाहिए, you can join our telegram channel, the link for which has been given in the description of the video. तो चलो गाइज, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने ब्लॉग्स के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं आपके इस प्रिपरेशन जर्नी में। तो गाइज लेट मी शो यू the blogs that we have provided to our students. Guys, हम हमारे ईमेल एड्रेस पे जाएंगे www.edutab.co.in पे। तो दिस इज द लैंडिंग पेज फॉर यू। यहाँ पे जब आप लैंड करोगे फर्स्ट डे, तो आपको फ्री मटेरियल पे, टॉप पे ही आपको फ्री मटेरियल दिख रहा है और इसके नीचे ये ब्लॉग का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पे क्लिक करना है। ठीक है, ये आपको यहाँ ले जाएगा। अब इसमें आपको आर यहाँ कैटेगरीज में आके आपको यहाँ पे सब अलग अलग तरह की कैटेगरीज मिलेंगे, आरबीआई, नाबार्ड, सेबी, ईपीएफओ, सी सैट, जायब का। तो अपने सी सैट पे हमें क्लिक करना है और ये देखो गाइज आपको कितने सारे ब्लॉग्स यहाँ पे फ्री में मिल जाते हैं। तो गाइज इनको चेकआउट जरूर करो, इसमें बहुत सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है, जैसे everything about marking scheme, logical reasoning, quants, previous year question, what is CSAT, best books for CSAT, preparation strategy क्या होनी चाहिए। जैसे मैं आपको PYQs का दिखाता हूँ इस देखो इसमें क्या क्या है। इसमें आपको पहले तो सारा पैटर्न, सारा PYQ एनालिसिस, जो सिलेबस है और पीडीएफ सब आपको यहाँ पे मिलता है। इस ब्लॉग के अंदर एक एक चीज़ आपको यहाँ पे दी हुई है जो आपको इस एग्जाम के बारे में पता होनी चाहिए। फिर पीवाईक्यूज, आपको पिछले 5 सालों के पीवाईक्यूज विद क्वेश्चन पेपर एज वेल एज सॉल्यूशन की आपको यहाँ पे गिवन है, तो आप इसको भी यहाँ से डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। फिर आपका पूरा एग्जाम पैटर्न, कितना टाइम होता है, क्या वेटेज होता है, मतलब एग्जाम का सिलेबस क्या है, सब्जेक्ट वाइज उन्होंने हमने आपको बताया है। फिर एक एक टॉपिक वाइज आपको हमने क्लियर किया कि किस सब्जेक्ट में से क्या टॉपिक आते हैं, पीवाईक्यूज बुक्स कौन सी हैं। सो गाइज ये ब्लॉग्स आप पढ़ोगे, ये ब्लॉग्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपकी प्रेपरेशन में और आपकी जर्नी में। तो डू चेक आउट दीज ब्लॉग्स, दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल एंड द बेस्ट पार्ट इज दे आर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फ्री है बिल्कुल आपके लिए, आप जाके इनको ज़रूर पढ़िए और आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है यहाँ से। ठीक है गाइज। चलो ये तो था हमारे ब्लॉग्स के बारे में। अब शुरू करते हैं गाइज अपना आज का ये सेशन, जिसमें मैं आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं गाइज। सबसे पहले समझो सीसैट जो एग्जाम है उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस क्या होता है। ठीक है, आपको 3 मेजर कंपोनेंट्स वहाँ पे आपको मिलते हैं, नेमली कॉम्प्रिहेंशन पार्ट, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पार्ट और आपका लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी पार्ट। ये क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश, इसको हम क्यूआरई बोलते हैं। ये तो आपको एग्जाम में हमेशा मिलता ही मिलता है। इसके साथ साथ कभी कभी आपको इंटरपर्सनल स्किल्स या कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर क्वेश्चन मिल जाते हैं, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर क्वेश्चन मिल जाते हैं, और कभी कभी एक जनरल मेंटल एबिलिटी के ऊपर भी वो कुछ ना कुछ आपसे पूछ लेता है। तो डिसीजन मेकिंग के ऊपर कभी कभी क्वेश्चन देखे गए हैं, बट नॉट इन द नॉट इन द रिसेंट पास्ट। बिल्कुल रिसेंट पास्ट में अभी 1-2 सालों में नहीं आए, बट उससे पहले एग्जाम में आते रहे हैं। तो दिस इज द कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस फॉर योर सी सेट, यूपीएससी सी सेट पार्ट। ना अब मैं आपको एक बार सबसे पहले ये दिखाना चाहता हूँ कि आपको करना क्या है जब इस एग्जाम की आप तैयारी शुरू करते हो गाइस। बिफोर वी गो एनी फर्दर, सबसे पहले जो मुझे आपको बताना है गाइस, अपना स्वॉट एनालिसिस बहुत ज़रूरी है आपके एग्जाम के लिए। अगर आपने स्वॉट एनालिसिस नहीं किया है, स्वॉट एनालिसिस क्या होता है गाइज, आपके स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस, आपकी अपॉर्चुनिटी और आपकी थ्रेट। अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता, यू विल नेवर बी एबल टू ट्रैक योर प्रोग्रेस। तो सबसे पहले गाइज अपने आप से क्या पूछो,
तीन सब्जेक्ट है मेरे पास, क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश, राइट। इनमें से मेरे स्ट्रेंथ सब्जेक्ट कौन से हैं, कौन से वो सब्जेक्ट हैं जो मैं जिनमें मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। फिर मेरे वीकनेसेस क्या है, मैं कहाँ पे वीक पढ़ रहा हूँ, कहाँ पे मुझे प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। फिर आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या है, कि आप कितना टाइम है आपके पास, कितना आप कैसे उसको ब्रेक डाउन करके कैसे उसको एक सिस्टमेटिक वे में अप्रोच कर सकते हो। और थ्रेट क्या है इन द मीन टाइम, कि आप किस चीज़, क्या चीज़ खतरा बन के आ सकती है आपके एग्जाम के लिए। तो आपको ये एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है बिफोर वी स्टार्ट एनी एनी न्यू प्रोस्पेक्ट और एनी न्यू प्रोजेक्ट इन आर लाइफ्स। तो ये याद रखना गाइस, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट हैबिट। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपकी अपॉर्चुनिटी क्या है, और आपके थ्रेट्स क्या है आपके सामने, ये समझ के ही आप अपने प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है गाइस, आइडेंटिफाई योर वीकेस्ट एरिया। For identifying your weakest subject, you can solve previous year papers of UPSC Civil Services exam. This will not only help you in the practice but also know your strong and weak areas. सबसे पहले अपने PYQ सॉल्व करके देखो, कोई भी रिसेंट वाला करके देखो। 2023 का बैठ कर ना एक दिन पूरा पेपर सॉल्व करके देखो, और आपको देखो कितने मार्क्स आते हैं, और आपको किस सब्जेक्ट में किस एरिया में फोकस करने की जरूरत है। जब तक आपको वो नहीं पता होगा, आप काम किस पे करोगे गाइस। तो अंधा मतलब बिल्कुल आंख बंद करके नहीं चलना है हमें, यहाँ पे हमें आंख खोल के प्रॉपर लॉजिकल वे में अपनी तैयारी शुरू करनी है। फिर आपका टाइम मैनेजमेंट। While attempting the practice papers, it is necessary that you take into consideration the time you spend in solving each question. तो हर क्वेश्चन में आपको कितना टाइम लग रहा है वो नोट करना ज़रूर। जब आप अपने PYQ सॉल्व कर रहे हो ना, तो टाइम नोट करना कि हर क्वेश्चन को, मतलब मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना टाइम लग रहा है, कॉम्प्रिहेंशन में कितना टाइम लग रहा है, रीजनिंग में कितना टाइम लग रहा है। वन शुड प्रैक्टिस मोर टू रिड्यूस द एवरेज टाइम स्पेंट ऑन सॉल्विंग अ क्वेश्चन। अब जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ही आपका टाइम कम होता जाएगा, मतलब आपका टाइम सेव होता जाएगा, बट आपको वहीं से प्रोग्रेस ट्रैक करने को मिलेगी। कि पहले मैं 3 मिनट में एक क्वेश्चन करता था कॉम्प्रिहेंशन का, अब मैं 2.5 में करने लगा हूँ, अब मैं 2 में भी कर पाता हूँ। तो वो जो प्रोग्रेस है वो आप तभी ट्रैक कर पाओगे जब आपको ये पता हो आपने शुरू कहाँ से किया था। तो अपने टाइम को भी ट्रैक करना शुरू करना है। Then identify your strong subjects. Another important aspect. It is recommended that once a candidate knows his strong subjects, he or she should solve questions from that section first. और जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट निकल के आएगा गाइस, अब उसको हैबिट बना लो कि आपने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करने हैं। देखो सभी का होता है गाइस, एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हो, जैसे मेरा इंग्लिश है, तो मैं पेपर में ज़्यादा फोकस किस पे करूंगा, कॉम्प्रिहेंशन पे, इंस्टेड ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या रीजनिंग। अगर आपका क्वांट्स अच्छा है तो आप किस पे फोकस करोगे, पहले पहले क्वांट्स के क्वेश्चन में फोकस करो, ताकि आपकी एक्यूरेसी और एफिशिएंसी निकल के आए, मतलब आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाओ। और फिर जो टाइम बच जाए फिर आपने दूसरे सब्जेक्ट को देखना है, जैसे कॉम्प्रिहेंशन हो गया या रीजनिंग हो गया। तो आपको अपना स्ट्रॉन्ग और जो आपके मतलब जो वीकर एरियाज है उनके बारे में क्लियरली you have to make a conscious decision for it. So it is recommended that once a candidate knows his strong subjects, he or she should solve questions from that section first. This will not only help them feel confident about their preparation, but also assess their performance and not panic if stuck on a tricky question. तो अगर आप ट्रिकी क्वेश्चन पे स्टक हो भी जाते हो, किसी कहीं क्वेश्चन फंस भी जाते हो, तो आप पैनिक नहीं करोगे। तो और आपको कॉन्फिडेंस रहेगा हमेशा अपने अटेम्प्ट के ऊपर। तो अपने स्ट्रॉन्ग और वीक सब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करते चलो, अपनी टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रख के अपनी तैयारी करना शुरू करना है हमने। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको क्या चीज़ ध्यान रखने का, इसे याद रखना आपको, हर सेक्शन में लगभग लगभग 8 से 12 पैसेजेस आपको मिल जाते हैं। मतलब टोटल आपको लगभग मैं कह रहा हूँ कि मतलब 20 से 25 के बीच में आपको पैसेजेस एग्जाम के अंदर आजकल देखने को मिलते हैं। So you will be given 20 roughly between 20 to 25 passages, जिसमें हर पैसेज पे आपको एक या दो क्वेश्चन दिया होता है। कभी कभी इस पे 3 भी आ जाते हैं, कभी कभी वेरी रेयरली 4 भी आ जाते हैं, और कभी कभी देखा गया है 5 भी आ सकते हैं, बट यूजुअली यहाँ पे 2-3 तक ही क्वेश्चन रहते हैं। तो यू शुड अटेम्प्ट दोज पैसेजेस फर्स्ट। कौन से, जो बड़े क्वेश्चंस हैं, जिनमें आपको ज़्यादा क्वेश्चन करने को, ज़्यादा मार्क्स निकालने को मिलते हैं on the basis of the same passage. So you should attempt those passages first which have the maximum number of questions. Why? Because each comprehension you solve will complete approximately 8% of your comprehension part. In CSAT, the examiners don't write the passage on their own. They simply copy it from a newspaper column, articles, etc. They only frame the questions by themselves. आपको ये चीज समझनी है कि जो पैसेजेस दिए होते हैं ना आपके पेपर में, ये वो खुद से नहीं लिखते,
ये किसी एडिटोरियल, आर्टिकल, पीरियोडिकल, कोई कहीं ऐसी चीज़ों से उठाते हैं, वो क्वेश्चन उस पे खुद बनाते हैं बस। तो अगर आपकी एक डेली रीडिंग हैबिट है तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू कंट्रोल योर कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, व्हाट आर द यूजफुल स्टेप्स टू क्रैक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन? रीड अ पैसेज वेरी फास्ट, जस्ट स्किम थ्रू इट विद इन अ मिनट। 1 मिनट के अंदर अंदर आपको पूरा पैसेज पढ़ लेना है, उसको समझ लेना है। फिर रीड द क्वेश्चंस विद देयर ऑप्शंस, फिर क्वेश्चंस के साथ साथ हमें अपने ऑप्शन पढ़ने हैं। गो टू द रेलिवेंट सेक्शन ऑफ द पैसेज, उस पैसेज में जहां उसके बारे में लिखा हुआ है उसको एक बार री रेफर करना है आपको आराम से। And then always mark the answer by using eliminating method. What is eliminating elimination method? Always eliminate the extreme options, incoherent options first, and then when you are left with probably two options, then choose wisely which is the the broader answer, which is the which is the option which tells exactly the information that is given in the passage or that can be inferred from the passage. So always use elimination method, eliminate those options which are least likely to be correct. देन कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस ऑफ वन पैसेज इन वन गो। ये याद रखना, एक पैसेज को छोड़ना नहीं है, करना है तो उसको पूरा करके जाना है, बीच में अधूरा छोड़ के नहीं निकलना, या तो फिर आप आगे निकल जाओ फिर पीछे उसको मुड़ के नहीं देखना आपने। और टाइम डिवीजन क्या होना चाहिए गाइस आपका? दिस पार्ट कंटेन्स 80 क्वेश्चंस, इसमें 80 क्वेश्चन आएंगे आपको सी सेट में। सो वी विल ट्राई टू अटेम्प्ट 44 क्वेश्चंस इन द फर्स्ट आवर। पहले 2 घंटे मिलते हैं आपको, तो आपको पहले घंटे में लगभग 45 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, टारगेट करने हैं, और अगले 40 मिनट्स में वी विल जंप टू द डिसीजन मेकिंग या कॉम्प्रिहेंशन या सॉरी रीजनिंग एंड और अदर दूसरे वाला पार्ट। तो यू हैव टू बेसिकली कंट्रोल एंड मैनेज योर टाइम इन द एग्जाम। आपका पहला घंटा बहुत ही क्रूशल होने वाला है इसमें, ठीक है। उसके बाद फिर आप क्या कर सकते हो, अपने जो बाकी क्वेश्चन हैं उनकी तरफ आप देख सकते हो इस चीज में, ठीक है। तो ये थी आपकी गाइस कुछ बहुत ही यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर कॉम्प्रिहेंशन पार्ट। एक पैसेज में आपको दिखाता हूँ, ये PYQ का ही एक पैसेज है, और आपको समझ आएगा कि किस तरह के पैसेजेस आपको वहां पे मिलते हैं। तो आपको क्या देखना है, पहले आपको पैसेज पढ़ना होता है गाइस। एज वी लुक टू 2050 when we will need to feed 2 billion more people, कि अगर हम 2050 की तरफ देखें जहां पे हमें मतलब 200 करोड़ लोगों को और खाना खिलाना पड़ेगा, द क्वेश्चन ऑफ विच डाइट इज बेस्ट हैज टेकन ऑन न्यू अर्जेंसी, कि ये सवाल उठने लगा है अब कि कौन सी डाइट सबसे अच्छी है, ठीक है। द फूड्स वी चूज टू ईट इन द कमिंग डेकेड्स विल हैव ड्रामेटिक रेमिफिकेशंस फॉर द प्लैनेट। वो क्या कह रहे हैं कि जो आगे आने वाले सदियों में, मतलब डेकेड्स में, मतलब दशकों में जो हम खाना खाने वाले हैं, अगले कुछ डेकेड्स में जो हम खाना खाने वाले हैं, इट इज गोइंग टू हैव ड्रामेटिक रेमिफिकेशन, उसका बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट पड़ने वाला है हमारे प्लैनेट के ऊपर। सिंपली पुट, अगर सिंपल शब्दों में कहूँ तो अ डाइट दैट रिवॉल्व्स अराउंड मीट एंड डेयरी, एक ऐसी डाइट जो मीट प्रोडक्ट्स के ऊपर या डेयरी प्रोडक्ट्स के ऊपर बेस्ड है, अ वे ऑफ ईटिंग दैट इज ऑन द राइज थ्रू आउट द डेवलपिंग वर्ल्ड, और एक ऐसी डाइट जो पूरे डेवलपिंग वर्ल्ड में बढ़ रही है बहुत जल्दी, विल टेक अ ग्रेटर टॉल ऑन द वर्ल्ड्स रिसोर्सेज, उसका जो इम्पैक्ट होगा दुनिया के रिसोर्सेज पे, देन वन दैट रिवॉल्व्स अराउंड अनरिफाइंड ग्रेन्स, नट्स एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होने वाला है। मीट बेस्ड या डेयरी बेस्ड जो डाइट है, उसका प्रभाव दुनिया के रिसोर्सेज पे बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है, एज कंपेयर टू द डाइट दैट इज बेस्ड ऑन अनरिफाइंड ग्रेन्स, नट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। गाइस अभी देखो, इसमें ना आपको कॉन्टेक्स्ट पता होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको पता हो 2023 सरकार, इंडियन गवर्नमेंट ने उसको मिलेट ईयर अनाउंस किया था। क्यों किया था गाइस? व्हाई वाज 2023 कंसिडर्ड अ, और इट वाज डिक्लेयर्ड अ मिलेट ईयर? बिकॉज वो इसी चीज़ पे बेस कर रहे हैं अपनी स्ट्रैटेजी के, आगे चल के हमें मीट पे डिपेंडेंस कम करना है, डेयरी पे डिपेंडेंस कम करना है, और वही न्यूट्रिशन हमें नट्स, ग्रेन्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ये वेजिटेरियन जो डाइट है, ठीक है, इसके बेसिस पे हमें लोगों को हेल्दी डाइट प्रोवाइड करनी है। नहीं तो मीट बेस्ड जो डाइट है उसका हमारे प्लैनेट पे बहुत ज़्यादा रेमिफिकेशन होता है। अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ गाइस, क्यों होता है, क्यों मीट बेस्ड डाइट ज़्यादा नुकसानदायक है एज कम्पेयर टू ये अपना नट्स एंड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बेस्ड डाइट्स। अब अगर आपको ये चीज़ नहीं पता, 1 किलोग्राम ऑफ मीट को बनाने में लगभग लगभग 15,000 लीटर पानी लगता है। 1 किलो मीट को तैयार करने में 15,000 लीटर पानी लगता है। जबकि वहीं पे अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो 1 किलो आलू बनाने में, सॉरी 1 किलो चावल बनाने में लगभग 3,500 लीटर पानी लगता है। 1 किलो आलू बनाने में, सॉरी चावल बनाने में साढ़े
3000 लीटर पानी लगता है। 1 किलो दाल बनाने में लगभग 1700 1750 लीटर पानी लगता है। और 1 किलो आलू बनाने में सिर्फ 350 लीटर पानी लगता है। तो देखो वही 1 किलो आलू जिसमें उतना ही प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं जो आपके नॉन वेजिटेरियन डाइट में हो, वो 1 किलो आलू बनाने में साढ़े सवा 300 लीटर पानी लगता है। जबकि वही अगर आप कंपेयर करो 1 किलो मीट में, तो उसमें 15,000 लीटर पानी लगता है। एंड वाटर इज अ नेचुरल रिसोर्स। तो मैं सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, इसी से आप समझ सकते हो कि यार क्यों मीट बेस्ड डाइट जो है वो आपके प्लेनेट पे उसका उनके बहुत ज़्यादा रेमिफिकेशंस होने वाले हैं। और आगे जब हमारे सामने फूड सिक्योरिटी का चैलेंज होगा 2050 के आसपास, तब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि क्या खाना अच्छा है क्या खाना अच्छा नहीं है। तो ये पूरे पैसेज का क्रक्स था। तो अब उसने पूछा कि व्हाट इज द क्रिटिकल मैसेज कन्वेड बाय द अबव पैसेज। तो ऑप्शन में पढ़ता हूँ फिर आंसर देता हूँ। Our increasing demand for food sourced from animals puts a great burden on our natural resources। सही बात है, वो कह भी रहा है कि हमारी जो एनिमल बेस्ड मतलब मीट बेस्ड डेयरी बेस्ड जो फूड है, अगर वो हम उस पे अगर वो बढ़ जाएगा, अगर इंक्रीज डिमांड हो जाएगी उसकी, तो वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पे उसका बहुत प्रभाव पड़ने वाला है, जो उसने बोला भी है पैसेज में। तो क्लियरली दिस इज करेक्ट। सेकंड, डाइट्स बेस्ड ऑन ग्रेन्स नट्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर बेस्ट सूटेड फॉर हेल्थ इन डेवलपिंग कंट्रीज। ये सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज में ही ये अच्छी होती है। देखो इस बाकी सारा ऑप्शन बिल्कुल ठीक था, लेकिन क्या वो उसने बोला कि ये जो ग्रेन्स और नट्स बेस्ड जो डाइट है ये सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज में अच्छी है? ये पूरे दुनिया के लिए है, ये सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज में नहीं है। रिसोर्सेज तो पूरी दुनिया के ही है ना, और प्रॉब्लम सारी दुनिया में ही आएगी फूड सिक्योरिटी की। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इट्स नॉट जस्ट डेवलपिंग कंट्रीज, इट्स बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ अस। तो एक चीज से आप एलिमिनेट कर सकते हो कि छोटा सा पार्ट जो है वो थोड़ा सा इनकोहेरेंट हो गया है। सी ह्यूमन बींग्स चेंज देयर फूड हैबिट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर हेल्थ कंसर्न्स। कि भाई आदमी तो खाना अपना बदलता रहता है, उसकी तो मर्जी है। नहीं, ये नहीं कहा उसने। एंड फ्रॉम अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव वी स्टिल डू नॉट नो विच टाइप ऑफ डाइट इज बेस्ट फॉर अस। और क्या करें कि हमें पता ही नहीं है हमारी डाइट कौन सी, हमारे लिए कौन सी डाइट अच्छी है। नहीं, ये भी नहीं कह रहा उसने, सही आंसर है। उसने बोला कि अगर हम अपने एनिमल बेस्ड डाइट को मतलब प्रेफरेंस देंगे, तो उसका हमारे प्लानट पे बहुत प्रभाव पड़ेगा आगे जाके इन द फ्यूचर। सो ऑप्शन ए वाज द करेक्ट आंसर है। तो गाइस इस तरह से प्रॉपरली पढ़ के कॉन्टेक्स्ट समझ के अपना पर्सपेक्टिव को सही तरह से उसको जगह पे रख के और फिर अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आपको अपने आंसर तक पहुंचना होता है। एंड देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस। तो गाइस अब इस सीरीज में हम आगे चल के यही सब करने वाले हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पैसेजेस सॉल्व किए जाते हैं। बट इन द मीन टाइम अगर आप ये सोच रहे हो कि सर कोई बुक बता दो जिस जो हम यूज़ कर सकते हैं, तो मैं आपको बुक लिस्ट दे देता हूँ गाइस। अगर आपको एक मतलब वन स्टॉप सॉल्यूशन चाहिए कि एक ही बुक में आपको कॉन्ट्स रीजनिंग इंग्लिश तीनों मिल जाए, तो अगर आपको तीनों एक ही बुक में चाहिए तो आप ये बुक प्रेफर कर सकते हो गाइस। क्रैकिंग द सी सैट, ये अरिहंत की बुक है, अच्छी बुक है। इसमें आपको पीवाईक्यूज में मिल जाएंगे, इसका अपडेटेड वर्जन ले लेना। और इसमें आपको सारा क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश तीनों चीज़ मिल जाती है। अगर आपको सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन के लिए चाहिए, मान लो आपको कोई क्वांट्स के लिए आपने पहले कोई बुक ले रखी है या कहीं से पढ़ रहे हो, तो आपको सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन के लिए, अकेले कॉम्प्रिहेंशन के लिए चाहिए, तो आप ये बुक प्रेफर कर सकते हो, जीकेपी की बाय अशोक कुमार सिंह। ठीक है, अच्छी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये सिर्फ सी सेट के ऊपर, सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर बेस्ड है ये बुक। तो अगर आपको अकेले कॉम्प्रिहेंशन के लिए चाहिए तो आप ये बुक भी प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो ये बुक्स अच्छी हैं मार्केट में, आप इनको यूज़ कर सकते हो अपनी सी सेट की प्रेपरेशन के लिए ना। कुछ अपने सोर्सेज जो मैं आपको बताना चाहता था, जो आप अपने एंड पे यूज़ कर सकते हो टू रीड। जो मैं आपको बोला ना, ये पर्सपेक्टिव, जैसा आप उसे सोच रहे होगे सर ये आपको कैसे पता चला, जो मैं आपकी बता रहा था कि एक एक किलो मीट बनाने में 15,000 लीटर पानी लगता है, जबकि 1 किलो आलू बनाने में 350 लीटर पानी लगता है। यही चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसी को जनरल अवेयरनेस, जनरल स्टडीज़ बोलते हैं। ठीक है, और ये आपके दिमाग में होनी चाहिए ऐसी ऐसी बातें, तो उसको उस पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। और वो पढ़ने के लिए आपको आज से एक डेली रीडिंग हैबिट बनाना शुरू करनी पड़ेगी। तो अगर आपकी वोकेबलरी अगर आपको इंप्रूव करनी है, तो एक बहुत अच्छी बुक है वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस। आप इसको पढ़ना शुरू करो, ये 4 महीने में आप आपकी वोकेबलरी मतलब शेक्सपियर बन जाओगे आप। दिस इज मतलब होली ग्रेल ऑफ वोकेबलरी। इट्स अ वेरी गुड बुक, आप इसको यूज़ कर सकते हो अगर आपकी वोकेबलरी अच्छी नहीं है तो। नहीं तो आपको एक डेली रीडिंग हैबिट बना पढ़ना, मतलब डेली रीडिंग हैबिट शुरू करनी पड़ेगी, जिसमें आपको न्यूज़पेपर आर्टिकल्स या ऑनलाइन आर्टिकल्स पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें पीआईबी है, लाइव मिंट है, द हिंदू है, इनसे ज़रूर पढ़ो। इनसे आपकी जनरल अवेयरनेस भी इंप्रूव होगी, करंट अफेयर्स भी आप सही रहेगा और आपका, और रीडिंग हैबिट भी आपकी बनी रहेगी। प्रैक्टिस क्वेश्चन कहाँ से करने गाइस आपको,
आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस करना है, बिकॉज वो सबसे रेलेवेंट सोर्स होते हैं आपके एग्जाम की तैयारी करने के लिए। तो सबसे पहले 2011-12 से जब से पेपर शुरू हुआ है, तब से शुरू कर दो एक एक करके, एंड यू विल रियलाइज कि द मोर यू प्रैक्टिस पीवाईक्यूज द बेटर योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चंस विल बी। तो आपको उस तरह से इम्प्रूव करना है। और गाइज, अगर आपको गाइडेंस चाहिए, अगर आपको एक वन स्टॉप सॉल्यूशन चाहिए अपनी प्रिपरेशन के लिए, तो यू ऑल्सो हैव एडुटैप कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स। इस कोर्स में आपको सब कुछ मिलने वाला है गाइज, जिसमें आपको हम डे वन पे सारी डे वन पे रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएंगी सभी सब्जेक्ट्स की, विद डाउनलोडेबल पीडीएफ्स, फुल लेंथ टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, प्रैक्टिस क्विजेज, अलोंग विद वीकली मेंटर टॉक, और आपके लाइव रिवीजन क्लासेस भी आपको मिलती हैं। नाउ गाइज, आपको कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए अपनी डेली लाइफ में? ठीक है, इकोनॉमिक इश्यूज, सोशल इश्यूज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रूरल इश्यूज, हेल्थ केयर, क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट, और कोई बर्निंग इशू जो चल रहा है, जैसे एआई हो गया, 6G हो गया, या फिर मान लो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हो गया। तो ऐसी ऐसी चीज़ों को पढ़ना चाहिए ताकि आपकी जनरल नॉलेज इंप्रूव हो। आपकी जनरल नॉलेज अच्छी होगी तभी आप इन पैसेजेस को वहाँ सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो गाइस, that was it for this session. Come join us in our comprehensive course and we will be able to help you better. हमारे कोर्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो यू कैन गो चेक आउट आवर कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स एंड देयर इज अ स्पेशल डिस्काउंट गोइंग ऑन, तो यू कैन ऑल्सो टेक बेनिफिट फ्रॉम दैट। तो गाइज, अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, आप हमेशा हमें कॉल कर सकते हो इस नंबर पर ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स, दैट इज 8146207241। और या आप हमें अपनी ईमेल भी ड्रॉप कर सकते हो। हमारा ईमेल आईडी है hello@edutap.co.in। I'll repeat the email ID, hello@edutap.co.in। आप अपने हमें ईमेल आईडी हमें अपनी ईमेल इस आईडी पे भी शेयर कर सकते हैं। So thank you so much for this session, guys. I hope this will help you in your preparation and in your journey ahead. We'll keep on coming up with more such sessions on every Friday and Saturday for comprehension, and this series will run 6 days a week from Monday to Saturday. So don't forget to subscribe to our channel. Don't forget to press the bell icon so that you do not miss on any updates, any new videos that there is. So thank you so much once again, guys. I wish you all the success in your endeavors ahead. Keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you'll do very well in the long run. So guys, stay safe, stay healthy, and happy learning to all of you.